हर खबर कुछ कहती है, सिर्फ उतना नहीं जितना हम समझते हैं, उससे कहीं ज्यादा, उससे कहीं आगे। तो मैं अमित मिश्रा आपके लिए लेकर आया हूं न्यूज इनसाइट, यानी खबरों की वो नजर जहां कोई भी एंगल ना छूट पाए। आज न्यूज इनसाइट में हम बात करेंगे अनचाहे कॉल से अब आप परेशान नहीं होंगे, नहीं आपको कोई अनचाहा एसएमएस परेशान कर सकता है। आज से स्पैम कॉल से छुटकारा मिलेगा। दूसरी बड़ी खबर होगी, क्या पाकिस्तान में फिर होगा तख्ता पलट, यानी पाकिस्तान में फिर क्या सेना अपनी ताकत जोर आजमाइश कर सकती है। और तीसरी बड़ी खबर होगी, विपक्षी एकता में क्या होगा, क्या विपक्ष की एकता फिर होगी या विपक्ष में फूट होगा। इन खबरों का विश्लेषण करेंगे। और अब न्यूज इनसाइट के खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए पहली खबर से आपको रूबरू करवाते हैं। आप कहीं बैठे हुए हैं और आपको अचानक फोन या मैसेज आता है, लोन ले लीजिए, प्रॉपर्टी ले लीजिए, तो आप बहुत परेशान होते हैं क्योंकि आपने उसे काम का फोन या मैसेज समझकर उठा लिया। वो फालतू का निकला। दरअसल होता क्या था कि आप इन फोन कॉल और मैसेज को जरूरी समझकर उठा लेते थे और उठाने के बाद आपको पता चलता था कि ये फालतू हैं, क्योंकि इनकी कॉल भी आम नंबर की तरह होती थी, जिस वजह से स्पैम कॉल की पहचान करवाना बहुत मुश्किल होता था। सरकार ने बहुत से सुझाव भी इस बारे में दिए कि मार्केटिंग वालों को अलग अलग नंबर देने चाहिए जिनकी पहचान हो सके, ताकि सभी लोग परेशान ना हो। लेकिन आज से आपको अनचाहे कॉल या मैसेज नहीं आएंगे। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई ने कंपनियों को इसके लिए 30 अप्रैल 2023 तक का समय दिया था, यानी कल तक का समय था। ट्राई ने कुछ महीने पहले ही देश के सभी टेलीकॉम कंपनियों को टेली मार्केटिंग कॉल्स पर सख्ती बरतने और इनके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कड़ा करने के लिए कहा था। टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने अब इसी के मुताबिक स्पैम कॉल रोकने के लिए अपने सिस्टम में कई तरीके के बदलाव किए हैं। अब वाकई में इससे कुछ होगा या नहीं, इसे चलिए समझ लेते हैं। देश की तीनों प्रमुख नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने स्पैम कॉल रोकने के लिए अपने अपने सिस्टम में फिल्टर लगा दिए हैं। कंपनियों का दावा है कि एआई की मदद से स्पैम मैसेज और कॉल्स नेटवर्क्स पर ही ब्लॉक हो जाएंगे। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ने कंपनियों को 30 अप्रैल की डेडलाइन भी दी थी इस काम के लिए। कंपनियों का ट्रायल रन सफल रहा। सरल शब्दों में कहें तो अब तक हमें कॉल आने के बाद पता चलता था कि यह स्पैम कॉल है, फिर हम उसे ब्लॉक करते थे। अब वह नेटवर्क पर पहले ही ब्लॉक हो जाएगा, यानी कॉल जैसे ही आएगा कंपनियों की जो फिल्टर प्रणाली है वो उसे ब्लॉक कर देगी और कॉल हम तक नहीं पहुंचेगा। ऐसे प्रयास पहले भी हुए हैं लेकिन विफल हो चुके हैं। इस बार ये प्रयास कितने सफल होंगे, अभी इस पर सवाल ही उठ रहा है, क्योंकि पहले के जितने ऐसे प्रयास रहे वो विफल रहे हैं। ट्राई ने पहले भी डीएनडी सर्विस शुरू की थी। कंपनियों से यह सर्विस लेने के बाद भी उपभोक्ताओं तक स्पैम कॉल और मैसेज आते ही रहे थे, लेकिन उनकी संख्या में भारी कमी आई थी। ये एक सुधार जरूर हुआ था। डीएनडी सेवा में नेटवर्क पर ही कॉल रोकने की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अब स्पैम कॉल पर रोक लगाना और आसान हो गया है। लेकिन अब सवाल, क्या अब भी एक भी स्पैम कॉल आपको नहीं आएगा? ऐसा कहना अभी थोड़ी जल्दीबाजी होगी, लेकिन नए प्रोसेस से यह संभव है कि इनकी तादाद में वाकई बड़ी कमी आएगी। यानी जिस तरह से आप और हम परेशान हो रहे थे इन कॉलों से, उसमें बड़ी कमी आएगी और वैसे मैसेजों में भी कमी आएगी। ट्राई ने अपने आदेश में सभी टेलीकॉम कंपनियों को 10 डिजिट वाले गैर पंजीकृत नंबर से आने वाले स्पैम कॉल को रोकने के लिए कहा था। अगर कंपनियां वाकई में ऐसा कर पाने में सफल हुई तो उम्मीद की जा रही है कि फर्जी और प्रमोशनल कॉल्स में 90% तक कमी आ जाएगी। पहले क्या होता था कि सभी टेलीकॉम कंपनियां अपने अपने प्लेटफॉर्म पर इसे रोकने की बात कहती थीं, जिस वजह से इसमें लूप होल रह जाता था। लेकिन अब ट्राई के निर्देशानुसार अनचाहे और स्पैम कॉल्स पर और एसएमएस ब्लॉक करने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। सभी टेलीकॉम कंपनियों का एक कॉमन प्लेटफॉर्म होगा। टेलीकॉम कंपनियां अलग अलग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगी। एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर ही उन्हें उन सब अनचाहे कॉल्स और स्पैम एसएमएस की जानकारी डालनी होगी जिन्हें ब्लॉक किया जाएगा। तो है ना ये काम, आपके काम की खबर। लेकिन आपके लिए एक और काम की खबर है कि क्या आप व्हाट्सएप चलाते हैं? व्हाट्सएप ने 47 लाख अकाउंट्स बंद कर दिए हैं।
व्हाट्सएप ने अपनी मंथली रिपोर्ट में बताया है कि मार्च के महीने में व्हाट्सएप ने 47 लाख से अधिक खातों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 1 मार्च 2023 से 31 मार्च 2023 के बीच 47,15,906 व्हाट्सएप अकाउंट्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसमें से 16,59,385 अकाउंट को एक्टिव रूप से बैन कर दिया गया था। अब आपको यह भी बता दें कि क्यों बैन होता है व्हाट्सएप अकाउंट। बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज हेट स्पीच, गलत जानकारी और फेक न्यूज फैलाने में कई बार इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह की सिचुएशन से बचने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अकाउंट बैन करने जैसे कदम उठाने पड़ते हैं। ये भी आपको बताते हैं कि कैसे होती है ये कार्रवाई। व्हाट्सएप की रिपोर्ट के मुताबिक मार्च महीने में कंपनी को कुल 4,720 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 585 पर अकाउंट्स और उन पर कार्रवाई भी की गई। इन रिपोर्ट्स में 4,316 रिपोर्ट बैन अपील से जुड़ी हुई थी, जबकि बाकी अकाउंट सपोर्ट, प्रोडक्ट सपोर्ट और सेफ्टी को लेकर थी। तो समझ गए होंगे अब आप, यदि आप भी कोई हेट स्पीच से रिलेटेड कंटेंट को सपोर्ट करेंगे तो आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा, या कोई व्यक्ति आपको अगर हेट स्पीच जैसे मैसेज भेजता है व्हाट्सएप पर तो उसका अकाउंट भी बंद कर दिया जाएगा। सावधान रहिए और सुरक्षित रहिए। आपके लिए बेहतर खबर बताने के बाद अब चलते हैं उस मुल्क की तरफ जिसका गुलिस्तान बहुत हद तक बर्बाद है। और ये कहावत है कि जहां हर डाल पे उल्लू बैठा हो, अंजामे गुलिस्तान क्या होगा वो आप समझ सकते हैं कि वो कौन सा मुल्क है, यानी पाकिस्तान। पाकिस्तान का क्या होगा और क्या होना चाहिए, क्योंकि जिस मुल्क का हर नेता देश को बर्बाद करने में लगा हो, जिस मुल्क का सेना अध्यक्ष देश की सेवा के बजाय अपनी खुद की राजनीति चमकाने में लगा हो, उस मुल्क को तो ऊपर वाला भी नहीं बचा सकता। और हुकूमत पाकिस्तान के लिए इस हाल के लिए और वहां की सेना को खुद जिम्मेदार बताने के लिए और कुछ बचता नहीं है। आजादी के बाद से पाकिस्तान की कोई नीति नहीं रही है। हां, भारत विरोधी नीति इतना मशरूफ वो अपने आप को कर चुका था कि खुद की गृह नीति पर सेना नीति हावी होती है। आज इसी का विश्लेषण करेंगे कि क्या पाकिस्तान में फिर से तख्ता पलट हो सकता है, पाकिस्तान फिर से तानाशाही की ओर बढ़ेगा। लेकिन पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तानी फौज की। पाकिस्तान चाहे दुनिया से भीख मांग रहा है, लेकिन पाकिस्तान की सेना के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। और यही नहीं, पाकिस्तान की सेना के जो ऑफिसर्स हैं उनकी यदि सारी संपत्ति जब्त कर ली जाए तो पाकिस्तान कर्जा मुक्त हो सकता है, पाकिस्तान की गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान में किसी नेता की इतनी हिम्मत नहीं है। पाकिस्तान में सबसे मजबूत पद पीएम या राष्ट्रपति का नहीं है, पाकिस्तान का सबसे मजबूत पद सेना अध्यक्ष का है। मतलब आज की तारीख में असीम मुनीर जो सेना अध्यक्ष पाकिस्तान के हैं, वो सबसे शक्तिशाली आदमी है पाकिस्तान में, सबसे ताकतवर शख्स के तौर पर उसे जाना जाता है। इसे पाकिस्तानी सेनाध्यक्ष बनाया था कमर जावेद बाजवा। पूर्व सेनाध्यक्ष बाजवा थे, बाजवा जिन्होंने कहा था कि पाकिस्तानी सेना की हैसियत नहीं है कि वो भारत के खिलाफ जंग लड़ सके। पहले आपको बाजवा का पूरा मामला समझा देते हैं और उसके बाद पाकिस्तान में होने वाले तख्ता पलट की हम बात करेंगे और उस पर विश्लेषण करेंगे कि कब कब पाकिस्तान में तख्ता पलट हुआ है, एक चुनी हुई सरकार को सेना ने कैसे बेदखल कर दिया है। 5 अगस्त 2019 को कश्मीर में धारा 370 हटा दी गई, जिसके बाद पाकिस्तानी पीएम इमरान खान टीवी पर आकर बड़े बड़े भाषण दे रहा था। उस वक्त पाकिस्तानी मीडिया में भी भारत के खिलाफ खूब जहर उगला गया था, ये सबने देखा था। पाकिस्तानी मीडिया जनता में भारत और पाकिस्तान युद्ध का माहौल बना रही थी। तभी उस वक्त के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने 20-25 पत्रकारों के साथ भारत पाकिस्तान के रिश्तों पर बात भी की थी और कहा था कि भारत के खिलाफ युद्ध का माहौल बनाना बंद कर दो। हमारी औकात नहीं है कि हम भारत से जंग अभी के माहौल में लड़ सकें। हमारे टैंक वर्किंग कंडीशन में नहीं है, हमारे पास गाड़ियों में डालने के लिए तेल तक नहीं है, इसलिए हमारे लिए बेस्ट रहेगा कि इंडिया से समझौता कर लिया जाए। पाकिस्तानी टीवी पर कश्मीर ना चिल्लाओ, कश्मीर मुद्दे पर शांति प्रयास स्थापित करने की बातें करो, वरना जंग हो गई तो हमें एक और हार का सामना करना पड़ेगा। यह जनरल बाजवा का बयान था, पाकिस्तान के उस वक्त के सेनाध्यक्ष थे जिन्होंने प्रेस के साथ ये बातचीत में कहा था। जब बाजवा ये बात कर रहे थे तब तो किसी जर्नलिस्ट ने सवाल नहीं पूछा, लेकिन अब बाजवा के रिटायर होने के बाद पाकिस्तान के पत्रकार हामिद मीर ने दावा किया
कि पूर्व प्रमुख सेना प्रमुख ने बड़ी बात कही। और तो छोड़िए, उस वक्त टीवी पर बड़ी बड़ी शेखियां हाँकने वाले इमरान खान ने परोक्ष रूप से हामिद मीर के दावे का समर्थन किया। तो सोचिए पाकिस्तान के पीएम की क्या हैसियत है और सेना प्रमुख कितना शक्तिशाली है वहां। पाकिस्तान के बदतर आर्थिक हालात और राजनीतिक उथल-पुथल के बीच पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी ने बड़ा बयान दिया है। अब्बासी ने कहा कि वर्तमान में देश के हालात ऐसे हैं जिससे सैन्य तख्तापलट होने की संभावना है, और यही एक बयान है जिससे लगता है कि सेना जो है वहां किसी वक्त तख्तापलट कर सकती है। आपको बता दें कि पीएमएल-एन पार्टी के नेता अब्बासी ने अगस्त 2017 से मई 2018 तक पाकिस्तान के 21वें प्रधानमंत्री के तौर पर कार्य किया। एक टेलीविजन शो के दौरान उन्होंने कहा कि अगर सिस्टम विफल हो गया या सरकार और संवैधानिक संस्थाओं के बीच टकराव बढ़ता गया तो फिर मार्शल लॉ लगाने की संभावना बनी रहेगी। पाकिस्तान में इस तरह की स्थितियों में कई बार लंबे समय तक मार्शल लॉ लगा है। उन्होंने कहा कि नेता हों या जनरल हों, सब मौजूदा हालात के लिए जिम्मेदार हैं। यह पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री अब्बासी का बयान है। अब्बासी ने पाकिस्तान की मौजूदा न्यायिक व्यवस्था पर टिप्पणी करते हुए कहा कि देश का संविधान बना और उसकी बहुत स्पिरिट है, लेकिन वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमने उस पर अमल नहीं किया और इसे और ट्विस्ट कर दिया। अपनी तरह का यह एक क्लासिक केस है कि मुल्क में जज कैसे बनते हैं। इसके लिए आप पिछले 15-20 साल के केस देख सकते हैं। जजों ने नेताओं को रबर स्टैंप बना दिया है। दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहां जज खुद को नियुक्त करते हैं, और शायद पाकिस्तान में इस तरह की बातें होती है। इमरान खान, जावेद कमर बाजवा, असीम मुनीर, नियाजी पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी भुखमरी के तमाम ये उदाहरण हैं जो ये बता सकते हैं कि पाकिस्तान में किस तरह के हालात हैं, और पाकिस्तान में ये जो नाम हमने लिए सेनाध्यक्ष और प्रधानमंत्रियों के, ये किस तरह से उस चीज को बढ़ावा देने में खुद को शरीक करते हैं। दरअसल पाकिस्तान में लोकतंत्र तो सेना के हाथ की कठपुतली रहा है। 33 साल तो पाकिस्तान में सिर्फ सेना ने ही शासन किया है। कब से कब तक सेना ने लोकतंत्र की हत्या कर सत्ता कब्जाई, आपको वो बताते हैं। सबसे पहला तख्तापलट पाकिस्तान में 1958 में हुआ, जब पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति जनरल इस्कंदर मिर्जा ने पाकिस्तानी संसद और प्रधानमंत्री फिरोज खान नून की सरकार को भंग कर दिया था। इसके साथ ही उन्होंने देश में मार्शल लॉ लागू कर आर्मी कमांडर इन चीफ जनरल अयूब खान को देश की बागडोर सौंप दी थी। इसके बाद दूसरा तख्तापलट 2 हफ्ते के बाद हुआ। 13 दिन बाद अयूब खान ने तख्तापलट करते हुए देश के राष्ट्रपति इस्कंदर मिर्जा को ही पद से हटा दिया था। इसके बाद पाकिस्तान में तीसरा तख्तापलट 1977 में हुआ, जो आर्मी चीफ जनरल जियाउल हक ने किया। जियाउल हक ने 4 जून 1977 को देश के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को पद से हटा दिया था। इस तख्तापलट को ऑपरेशन फ्लेयर प्ले का नाम भी दिया गया था। साल भर के बाद भुट्टो को फांसी पर लटका दिया गया। जियाउल हक 1988 में विमान हादसे में एक मौत के शिकार हो गए। लगभग 11 साल जियाउल हक ने सैन्य तानाशाह की तरह पाकिस्तान की सत्ता पर अपने आप को काबिज रखा। पाकिस्तान की सत्ता में वो काबिज रहे और उस पर पूरी तरह पकड़ बनाए रखी। उसके बाद चौथी बार तख्तापलट साल 1999 में हुआ, जब ये लगने लगा कि अब सेना सत्ता में नहीं आएगी। उसी दौर में कारगिल युद्ध हो गया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को काफी फजीहत का सामना करना पड़ा। इसी मौके का फायदा जनरल परवेज मुशर्रफ ने उठाया और तत्कालीन पीएम नवाज शरीफ को पद से बेदखल कर सत्ता हथिया ली। नवाज शरीफ सरकार ने इस तख्तापलट को रोकने की पुरजोर कोशिश की। आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ को पद से बर्खास्त करने के साथ साथ श्रीलंका से आ रहे मुशर्रफ के विमान को पाकिस्तान में न उतरने देने की शरीफ सरकार की प्लानिंग धरी की धरी रह गई। उससे पहले ही मुशर्रफ के वफादार सीनियर ऑफिसर ने 12 अक्टूबर 1999 को प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनके मंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया। तो यहां भी आपने पाकिस्तान की हुकूमत पर पाकिस्तान की सेना की किस तरह दबिश पड़ती है वो देखी। शरीफ के बाद भी पाकिस्तान में लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाने वाले पीएम बने, लेकिन हकीकत में वो सेना के प्यादे थे, न कि लोकतंत्र के नुमाइंदे। शाहिद खाकान अब्बासी से लेकर इमरान खान तक सेना की मदद से पीएम बने थे। जैसे ही सेना ने सर से हाथ हटाया, कुर्सी गई। अब भी पाकिस्तान में कुछ ऐसा ही होने वाला है और सेना के पास वही पुराना बहाना भी है कि देश को बर्बादी से बचाने के लिए ऐसा करना जरूरी था, क्योंकि यह तर्क पाकिस्तान के इस्कंदर मिर्जा, अयूब खान, याहिया जियाउल हक से लेकर मुशर्रफ ने अपने अपने समय में दिए हैं।
यही तर्क अब पाकिस्तान के नए जनरल आसिफ मुनीर भी देंगे। तो क्या पाकिस्तान की जो हालत बनती जा रही है उसमें खास तौर से आप गुर्बत ही गुर्बत देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है। वर्ल्ड बैंक, IMF तमाम उसे लोन देने से मना कर चुके हैं। साथ ही पाकिस्तान राजनीतिक तौर पर दुनिया में कहीं खड़ा होने की हैसियत में अब नहीं रहा है। उधर फिरोज खान कई लोग और जनरल जो रहे हैं उनकी यह कोशिश रही है कि पाकिस्तान में किस तरह इस माहौल बनाया जाए जो भारत विरोधी हो। और भारत विरोधी माहौल जैसे ही बनता है, सेना जो है वो एक्टिव हो जाती है और उसे लगता है कि अब जो सत्ता है, यानी जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकारें हैं वहां, उसको अपदस्थ कर दिया जाए और एक माहौल बनाया जाए कि अगर सेना ने सत्ता नहीं संभाली तो भारत जो है पाकिस्तान के टुकड़े करेगा। ये एक फोबिया सेना वहां पैदा करती है। गांधी जी कहते थे, पीपुल्स आर द रूट्स ऑफ स्टेट्स आर फ्रूट्स। जनता लोकतंत्र की जड़ है और राज्य उसका फल है। देखिए ना, हमारे देश के लोगों ने नफरत को नहीं, सबको स्वीकारा। यानी भारत ने वसुधैव कुटुंबकम का जो नारा पहले से दिया गया था उसको आत्मसात किया, लेकिन पाकिस्तान ने नहीं किया। आज हम मजबूत लोकतंत्र हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान का हाल देखिए। पाकिस्तान के इन हालातों के लिए उनकी सेना नहीं, वहां के लोग भी जिम्मेदार हैं। कश्मीर और भारत से नफरत फैलाने वाले बयान देने वाले लोगों को पाकिस्तान में सत्ता दे दी जाती है और फिर वो नेता देश को आगे बढ़ाने के बजाय अपनी कुर्सी बचाने के लिए सेना के आगे घुटने टेक देता है। क्योंकि पाकिस्तानी सेना चाहती है कि भारत के साथ कभी अच्छे संबंध न हो। पाकिस्तानी सेना की ताकत कट्टरपंथी और जिहादी है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना के पास पैसा ही पैसा है। वहां की सेना देश की सुरक्षा से ज्यादा व्यापार पर फोकस करती है। देश में सेना कि टर्नओवर के मुकाबले कोई और कंपनी भी नहीं है। पाकिस्तान का कोई भी मेजर जनरल रिटायर्ड होने तक करोड़ों की संपत्ति का मालिक बन जाता है। इसलिए वहां का कोई भी जनरल नहीं चाहता है कि लोकतंत्र मजबूत हो, क्योंकि लोकतंत्र मजबूत होगा तो सेना कमजोर होगी। आपको बता दें कि पाकिस्तान चाहे भूख से मर रहा हो, लेकिन पाकिस्तानी सेना के ऑफिसरों की संपत्तियों में इजाफा ही होता रहा है। पिछले दिनों 6 साल तक पाकिस्तान के सेना प्रमुख रहे जनरल कमर और जावेद बाजवा की संपत्ति का खुलासा हुआ था, जिसमें बताया गया था कि बाजवा की पत्नी आयशा की कुल संपत्ति 2.22 अरब रुपए है। यानी आप समझ सकते हैं कि कितना अकूत संपत्ति की मालकिन है और अमेरिकी खातों में करीब $500 मिलियन जमा है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि महनूर साबिर नाम की युवती बाजवा के घर की बहू बनने से सिर्फ 9 दिन पहले अरबपति बन गई। जिस मुल्क का हाल ये हो, जहां गुर्बत ही गुर्बत हो, वहां 9 दिन पहले ही अरबपति बन जाते हैं लोग। तो सोचिए, जिस सेना में इतना पैसा हो तो वो क्या कभी चाहेगी देश में लोकतंत्र आए? लेकिन क्या पाकिस्तानी लोगों को सेना में के कई कारनामे जो ऐसे करते हैं वो दिखाई नहीं देते? उनके अंदर रोष नहीं उठता? क्यों पाकिस्तानी जनता देश में किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत देकर विजय नहीं बनाती? क्यों पाकिस्तानी जनता नफरत को टाटा बाय बाय नहीं करती? जिस दिन पाकिस्तानी जनता समझ जाएगी, उस दिन पाकिस्तान में सेना की औकात नहीं होगी कि वो तख्ता पलट कर दे। इसलिए मैंने आपको गांधी जी का मूल मंत्र बताया था कि पीपल आर रूट्स एंड स्टेट्स आर फ्रूट्स। तो पाकिस्तान में भी संविधान है, सुप्रीम कोर्ट है, लोकतंत्र की दुहाई दी जाती है, लेकिन राजनीतिक तौर पर एक दिवालियापन दिखाई देता है। ये दिवालियापन राजनीतिक दल या सिर्फ राजनेताओं तक ही सीमित नहीं है। ये दिवालियापन बहुत हद तक वहां की आवाम पर भी छाया हुआ है और शायद इसी वजह से लोकतंत्र की बात कहने वाला मुल्क कमजोर राजनीतिक मानसिकता का शिकार होते हुए सैन्य तंत्र के आगे घुटने टेक देता है और इसकी संभावना फिर बहुत ज्यादा दिखती जा रही है। पाकिस्तान में एक तरफ सैन्य तख्तापलट की संभावना लग रही है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की खास्ता हालत भी दुनिया के लिए चिंता का विषय बनती जा रही है। दुनिया से कर्ज पाने की कोशिश कर रहे पाकिस्तान को अपनी सहयोगी देश से भी अब निराशा हाथ लग रही है। पाकिस्तान को कर्ज तो मिल नहीं रहा, अब विदेश नीति को लेकर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी खार के बीच चर्चा हुई। एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड ही लीक हो गया। जो चर्चा हुई वही रिकॉर्ड लीक हो गया। हिना रब्बानी खार के जिस सीक्रेट मेमो के महत्वपूर्ण अंश लीक हुए हैं, उसका शीर्षक पाकिस्तान के मुश्किल विकल्प के तौर पर जाना जाता है। इस सीक्रेट मेमो के महत्वपूर्ण अंश से संबंधित अमेरिकी खुफिया दस्तावेज डिस्कार्ड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर लीक हो गए।
इस सीक्रेट मेमो में चीन का भी जिक्र है। इसमें हिना रब्बानी खार ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान को अमेरिका और पश्चिम को खुश करने की कोशिशों से बचना चाहिए। इस इंटरनल सीक्रेट मेमो में हिना रब्बानी खार ने साफ कहा है कि पाकिस्तान अब पड़ोसी चीन और अमेरिका को लेकर बीच का रास्ता अपनाने की कोशिश नहीं कर सकता। हिना ने कहा है कि पाकिस्तान अगर अमेरिका के साथ रिश्ते मजबूत करने की कोशिश करता है तो उसे चीन के साथ संबंधों का त्याग करना पड़ेगा, जिसके साथ उसकी वास्तविकता रणनीतिक भागीदारी है। गौरतलब है कि पाकिस्तान के बड़े नेताओं के ऑडियो लीक पहले भी हुए हैं, लेकिन हिना रब्बानी खार का खुफिया मेमो कैसे लीक हुआ, यह अमेरिका के पास कैसे पहुंचा, इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर अमेरिका की जड़ें पाकिस्तान शासन के अंदर कितनी गहरी है कि वह देश के अत्यंत गोपनीय और संवेदनशील जानकारियों को भी आसानी से पा लेता है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब अमेरिका ने किसी मंत्री की बात का खुलासा किया है। इससे पहले 17 फरवरी के एक अन्य दस्तावेज में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के उस विचार विमर्श का जिक्र किया गया था जिसमें वह यूक्रेन संघर्ष पर यूएन में मतदान से जुड़ी बात कर रहे थे, जिसमें शहबाज यह कहते सुनाई दे रहे थे कि अगर रूस की निंदा प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया तो किस तरह उन्हें पश्चिम दबाव में ले लेगा। जिस पाकिस्तान में पीएम क्या सोचता है, क्या करता है, यह सब अमेरिका को पता होता है, तो वहां तख्ता पलट करना कौन सा मुश्किल काम है। अब एक दूसरी बड़ी खबर जो हमारे घरेलू राजनीति से जुड़ी हुई है कि कैसे विपक्षी एकता होगी और विपक्ष एकता की जो रणनीति बनाई जा रही है क्या वो मजबूती से दिखेगी। मजबूत विपक्ष देश के लिए अच्छा होता है, लेकिन मजबूर विपक्ष देश के लिए नुकसानदेह। हम चाहते हैं कि देश का सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मजबूत हों ताकि देश के विकास के पथ पर आगे और बढ़ा जा सके। 2024 की बिसात बीत चुकी है। कर्नाटक चुनाव 24 का सेमीफाइनल है, इसलिए तो चुनाव के खत्म होते ही विपक्ष की दिल्ली में बड़ी बैठक है। क्या यह बैठक विपक्षी एकता को एक मंच पर इकट्ठा करेगी? एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने के लिए सभी पार्टियां अपनी अपनी सीटों की बलि देंगे? ये सारे सवाल उस विपक्षी बैठक में उठेंगे, या सिर्फ ये बैठक चुनावी मंथन के नाम पर महज औपचारिकता पूरी कर लेगा? क्योंकि फिलहाल विपक्ष कहीं से भी सत्ता पक्ष को टक्कर देता दिखाई नहीं दे रहा है। कहते हैं कि जब भी नेतृत्व सशक्त होता है विपक्ष का कद छोटा हो जाता है, और मौजूदा समय में भी विपक्ष इसी हैसियत में दिख रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में भी तो विपक्ष में गिनी चुनी पार्टियां ही बची थीं, लेकिन इंदिरा गांधी को हराने के लिए सारा विपक्ष लामबंद हुआ था। क्या उसी तरह आज की तारीख में सारा विपक्ष लामबंद होगा? कर्नाटक के मतदाताओं से बीजेपी अपने मुख्यमंत्री के नाम पर वोट नहीं मांग रही है। बीजेपी नई सरकार चुनने के लिए जनता से अपील कर रही है कि डबल इंजन के कामकाज और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पर वोट दें। बीजेपी के लिए हर क्षेत्र से मोदी ही उम्मीदवार हैं और मोदी ही सबसे बड़े वहां चेहरे भी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की बढ़ती लोकप्रियता इसका एक बड़ा कारण है। आज की स्थिति में ऐसा लगता है कि विपक्षी दलों के पास क्या एक ऐसा कोई आम नेता उम्मीदवार चेहरा है जो इस चेहरे को टक्कर दे सके? उसका जवाब फिलहाल नहीं है, जिसके पीछे वे चलने को तैयार हों। लेकिन क्या इसका विकल्प है? आज हम आपको कांग्रेस और विपक्षी एकता के इसी गणित को समझाएंगे, जो होना मुश्किल है, फिर भी विपक्ष की कोशिश बदस्तूर जारी है। दरअसल सभी दलों को चिंता है अपनी अपनी सीटों कि गठबंधन में कहीं हमारी सीटें कम ना हो जाएं, इसलिए हर पार्टी पहले अपना हित देख रही है। विपक्षी दल 1977 की तरह जनता पार्टी की तरह एकजुट होना चाहती है। आज एकजुट होकर किसी एक नई पार्टी का गठन नहीं वो करना चाहती है, लेकिन ऐसा ताना बाना बुनना चाहती है जिसमें सारे विपक्षी दल खुद को समाहित कर ले और सीट शेयरिंग के नाम पर कहीं ना कहीं एकजुट होकर दिखे भी। वो ऐसा करेंगे या नहीं करेंगे, हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो कर्नाटक चुनाव के बाद जो विपक्षी एकता की मीटिंग दिल्ली में बुलाई गई है उसमें तय होगी या उस पर पहल होगी। कोई भी विपक्षी दल किसी राज्य की पूरी जगह किसी अन्य दल को नहीं सौंपेगा। मना करने की अपील के बावजूद आपने उत्तराखंड यानी आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में 2022, कर्नाटक में 2023 और तृणमूल कांग्रेस ने गोवा में 2022 में चुनाव लड़ा, जबकि कुल विपक्षी एकता वांछनीय है।
यह संभव नहीं लगता है कि यह हो पाएगा। इसलिए आसान गणित यही है कि जो पार्टी जिस राज्य में सबसे ज्यादा ताकतवर है उसे उस राज्य में सबसे ज्यादा सीटें मिलें। और इस चीज की चर्चा नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात के बाद कांग्रेस के नेताओं ने की भी है। इस हिसाब से कांग्रेस को पर्याप्त सीटें मिल जाएंगी और बाकी के विपक्ष को सम्मानित सीटें मिलेंगी। कैसे ये सीटें मिलेंगी ये आपको हम समझाते हैं। अनेक राज्यों में बीजेपी प्रमुख विपक्षी दल से अधिक प्रभावशाली है, क्योंकि जिस बीजेपी के पास 302 लोकसभा सीटें हैं, कुल लोकसभा सीटें 543 हैं। कांग्रेस विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी है और कांग्रेस के पास 52 सीटें हैं। 20 ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर कांग्रेस प्रमुख दल है और यदि कांग्रेस विपक्षी एकता बनाकर सिर्फ इन्हीं राज्यों में सम्मानजनक सीटें हासिल कर ले तो भी कांग्रेस वैध तरीके से करीब 209 सीटों पर भाजपा के खिलाफ लड़ाई में नेतृत्व करने की उम्मीद कर सकती है। इसी तरह सपा, तृणमूल कांग्रेस, राजद, जनता दल यू, द्रमुक, बीआरएस और आम आदमी पार्टी से कोई अन्य विपक्षी दल करीब 225 सीटों के नेतृत्व में अपनी लड़ाई लड़ सकता है। 3 राज्यों में 2 या 3 दल भाजपा को चुनौती देने के लिए नेतृत्व करने की स्थिति में है। 53 सीट वाले 7 राज्यों में विजेता पार्टी भाजपा की गुप्त सहयोगी हो सकती है। फिर से आसान तरीके से इसे समझिए। 209 सीटों पर कांग्रेस प्रमुख दल है, 225 सीटों पर बाकी विपक्षी दल, 53 पर बीजेपी के दोस्त और 56 जहां सिचुएशन मैटर करेगी कि कौन कहां जाएगा, यानी कौन वहां मजबूत रहेगा। यदि विपक्ष एक साथ आए और अपने मन से लालच निकाल दे तो बीजेपी के खिलाफ लड़ सकता है। लेकिन विपक्ष के अंदर एक वहम है या ये कहें कि अहंकार है कि हम क्यों झुकें, यानी हर पॉलिटिकल पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी भी है वो राष्ट्रीय पार्टी जैसे कांग्रेस है उसके आगे अपना हित सर्वोच्च रख रही है। हाँ, उनकी सीटें कम क्यों हो जाएं, इसलिए विपक्ष के खिलाफ ये एकजुट नहीं हो पाते, जिसका फायदा बीजेपी को गोवा में, गुजरात में और दूसरे अन्य प्रदेशों के चुनाव में मिला। और कहें तो इसी का फायदा 2024 के तहत भी मिलने की उम्मीद बीजेपी को दिखती है। आज विकल्प एक विपक्षी एकता मंच और एक विपक्षी एकता मंच को प्रत्येक पक्ष एक दूसरे को समाहित करने की है, दूसरे को रियायत देने और दूसरों के द्वारा दी गई रियायतों से लाभ प्राप्त करने की है। लेकिन क्या विपक्ष इसके लिए तैयार है, वो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अपनी बढ़ती महत्वाकांक्षा के कारण ये सब पार्टियां आपस में गठबंधन कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी, इस पे सवाल लगातार हो रहे हैं। केजरीवाल हो या ममता, अपने राज्य में कोई भी कांग्रेस को क्या सीटें देगा? क्या कांग्रेस यहां मजबूत है और वहां अपने विपक्षी दलों के लिए सीट छोड़ेगी? यूपी की 80 सीटों पर भी अखिलेश और मायावती या जयंत चौधरी, ये तमाम लोग कांग्रेस को भाव देंगे? ये तमाम सवाल हैं, क्योंकि यूपी में कांग्रेस का कोई जनाधार बचा नहीं है। तो वहीं 80 सीटों में कांग्रेस चाहेगी कि उसे सम्मानजनक सीटें मिली, जो होना नामुमकिन सा लगता है। इसलिए ना केजरीवाल, ना ममता और ना ही केसीआर कांग्रेस को सीट देने वाले हैं, वो भी सम्मानजनक तौर पर। यानी 2-4 सीटें तो राज्यों में मिल सकती है, लेकिन कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी होने की जो हैसियत रखती है, उस हैसियत से क्या जो क्षेत्रीय छत्रप हैं वो कांग्रेस को एकोमोडेट करेंगे? ये सवाल सबसे बड़ा हो जाता है। जब ये खुद के राज्य में सीट देंगे नहीं तो इनका जनाधार जहां है वहीं सीट नहीं दे रहे हैं, तो कांग्रेस इन्हें सीट क्यों देगी? जहां कांग्रेस मजबूत है वहां कांग्रेस इन्हें सीट क्यों देगी? यहां पर ही एक ऐसी चीज आती है जिसे कहते हैं राजनीतिक तौर पर त्याग, और जो समय की सबसे ज्यादा जरूरत है। कांग्रेस ने इस दिशा में एक पहल की है और तमाम विपक्षी दल उस पहल को क्या आत्मसात करेंगे? क्योंकि जिस तरह केसीआर का बयान आया है कि वो विपक्षी एकता तो चाहते हैं लेकिन राहुल गांधी का नेतृत्व नहीं, तो फिर नेतृत्व किसका होगा? ये दूसरा सवाल होगा, जिस सवाल का जवाब फिलहाल विपक्ष के पास नहीं है। हालांकि नीतीश कुमार इसको लेकर काफी कवायद कर रहे हैं और उन्हीं की अगुवाई में अगली बैठक मल्लिकार्जुन खड़गे बुलाने वाले हैं। दिल्ली में केजरीवाल के बंगले पर हुए सियासी हमलों में कांग्रेस के अजय माकन और संदीप दीक्षित केजरीवाल पर कोई भी टिप्पणी करने से नहीं चूक रहे हैं। यही नहीं, प्रताप सिंह बाजवा जो पंजाब के कांग्रेस के नेता हैं, वो भी आम आदमी पार्टी पर लगातार मुखर हैं और लगातार अटैक कर रहे हैं। इन नेताओं ने साफ कहा है कि किसी भी कीमत पर आम आदमी पार्टी से समझौता नहीं किया जा सकता। तो क्या कांग्रेस अपने ही लीडरों की अनदेखी कर समझौता करेगी? यही हाल पश्चिम बंगाल में है, जहां अधीर रंजन चौधरी खुलकर ममता बनर्जी की मुखालफत करते रहते हैं। कांग्रेस का गठबंधन वहां लेफ्ट के साथ रहा है, तो यूं कहें कि विपक्षी एकता फिर तार-तार होगी। वो अलग बात है कि ये सीबीआई और ईडी के मामलों पर सरकार के खिलाफ एकजुट होकर सरकार को घेरेंगे।
लेकिन क्या ये एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, ये सवाल उठता ही रहेगा। और अब बात एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना की। क्यों अब यह साकार हो रही है? क्योंकि देश में अब सब मिलकर एक दूसरे की खुशियों को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपको बता दें कि आज महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस है और दोनों राज्यों के स्थापना दिवस पर करीब 30 राज्यों के राजभवन में कार्यक्रम आयोजित किए गए। राजभवन में मेजबानी राज्य के रहने वाले महाराष्ट्र और गुजरात मूल के लोगों ने की और साथ ही दोनों राज्य की संस्कृति की झलक और व्यंजन पेश किए गए। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, असम और उत्तराखंड समेत विभिन्न राज्यों के राजभवन में भी कार्यक्रम आयोजित किए गए। पीएम ने भी आज के दिन दोनों राज्यों को स्थापना दिवस पर बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात वासियों को बधाई देते हुए ट्वीट किया और लिखा कि गुजरात स्थापना दिवस की शुभकामनाएं। गुजरात ने अपनी सर्वांगीण प्रगति के साथ साथ अपनी अनूठी संस्कृति के कारण एक पहचान बनाई है। मैं प्रार्थना करता हूं कि राज्य आने वाले समय में विकास की नई ऊंचाई को छूता रहेगा। अपने गृह राज्य के नागरिकों को प्रधानमंत्री ने गुजराती भाषा में भी बधाई दी। आपको बता दें कि आज के दिन को महाराष्ट्र और गुजरात में कई कार्यक्रम, परेड और समारोह के साथ मनाया गया। महाराष्ट्र में मुख्य समारोह दादर के शिवाजी पार्क में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में किया गया। वहीं गुजरात में मुख्य कार्यक्रम साबरमती झरने पर आयोजित किया गया। यह आयोजन दोनों राज्यों की संस्कृति और परंपराओं को उजागर करते हैं। महाराष्ट्र में आज के दिन सार्वजनिक अवकाश भी होता है। अब आपको बताते हैं कि कैसे आज से ठीक 63 साल पहले आज के ही दिन महाराष्ट्र और गुजरात की नींव रखी गई। भारत की आजादी के वक्त ये दोनों राज्य बॉम्बे प्रदेश का हिस्सा थे। दरअसल मराठी और गुजराती भाषी लोग अपने लिए अलग अलग राज्य की मांग कर रहे थे, जिसके चलते राज्य भर में आंदोलन हो रहे थे। उस वक्त राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत कई राज्यों का गठन किया गया था। इस अधिनियम के तहत कन्नड़ भाषी लोगों के लिए कर्नाटक राज्य बनाया गया, जबकि तेलुगु बोलने वाले के लिए आंध्र प्रदेश बनाया गया। मलयालम और तमिल बोलने वालों के लिए केरल और तमिलनाडु राज्य बना। हालांकि मराठी और गुजराती लोगों के लिए अलग राज्य कोई नहीं मिला था और इसी को लेकर कई आंदोलन हुए थे। अब आपको महाराष्ट्र दिवस के मनाने की पीछे की कहानी भी बताते हैं। राज्य मान्यता अधिनियम 1956 के तहत बॉम्बे को एक राज्य के रूप में मान्यता दी गई। बंबई के गठन के समय मराठी, गुजराती, कोंकणी और कच्छी जैसी भाषाएं बोलने वाले लोग थे। 1 मई 1960 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और उनकी सरकार ने बॉम्बे प्रदेश को बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960 के तहत 2 राज्यों में बांट दिया, महाराष्ट्र और गुजरात। इन दोनों राज्यों को लेकर विवाद भी हुआ था। मराठियों का कहना था कि बॉम्बे उन्हें मिलना चाहिए क्योंकि वहां पर ज्यादातर लोग मराठी बोलते हैं, जबकि गुजरातियों का मानना था कि बॉम्बे उनकी बदौलत था। आखिरकार बॉम्बे को महाराष्ट्र की राजधानी बना दिया गया। भाषाई सीमाओं के आधार पर देश को राज्य में विभाजित किया गया। और अब देश के सॉरी की कहानी, और वो कहानी हमारी उन वीरांगनाओं के लिए जिन्होंने देश का मस्तक गर्व से ऊंचा किया है। 2023 के भारत में देश की महिलाएं भी सेना में प्रमुख पदों और विभागों में भर्ती होकर दुश्मनों के लिए चुनौती पेश कर रही हैं। भारतीय सेना ने पहली बार अपनी तोपखाना रेजिमेंट में 5 महिला अधिकारियों को शामिल किया है, जिसमें से 3 की नियुक्ति चीन के साथ लगती LAC पर भी नई दस्तों में की गई है। बाकी 2 अधिकारियों की तैनाती पाकिस्तान से लगती सीमा पर चुनौतीपूर्ण स्थानों पर की गई है। आपको बता दें कि सेना का तोपखाना रेजिमेंट अहम लड़ाकू हिस्सा है, जिसके अंतर्गत 280 यूनिटें हैं जो बोफोर्स, हैवित्जर धनुष, M777 हैवित्जर और K9 वज्र तोप सहित विभिन्न तरह के तोपों का परिचालन करती हैं। आपको बता दें कि महिला अधिकारी चेन्नई में ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में अपना प्रशिक्षण सफलतापूर्वक करने के बाद रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी में शामिल हो गई हैं, जिनके नाम हैं लेफ्टिनेंट महक सैनी, लेफ्टिनेंट साक्षी दुबे, लेफ्टिनेंट अदिति यादव और लेफ्टिनेंट पायस मुद्रिल और लेफ्टिनेंट आकांक्षा। अब ये बेटियां सीमा पर कैसे दुश्मन पर आग बरसाएंगी वो हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए इन पर बनी खास रिपोर्ट। भारतीय नारी सब पर भारी। आग उगलेगी तोप
महिलाएं लेंगी प्रतिशोध। दुश्मन सिहर उठेगा जब भारत की नारियां काल बनकर टूटेंगी। कहते हैं ना, जब हम कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं तब दुश्मन के दिल हिलते हैं। मतलब जाबाज सैनिकों से निपटने वाला चीन अब देश की तेजस्वी नारी शक्ति से भी पिटेगा। 2023 के भारत में देश की महिलाएं भी सेना के प्रमुख पदों और विभागों में भर्ती होकर दुश्मनों के लिए चुनौती पेश कर रही हैं। भारतीय सेना ने पहली बार अपनी तोपखाना रेजिमेंट में 5 महिला अधिकारियों को शामिल किया है, जिनमें से 3 की नियुक्ति चीन के साथ लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैनात दस्तों में की गई है। बाकी 2 अधिकारियों की तैनाती पाकिस्तान से लगती सीमा पर चुनौतीपूर्ण स्थानों पर की गई है। आपको बता दें कि सेना का तोपखाना रेजिमेंट अहम लड़ाकू हिस्सा है, जिसके अंतर्गत 280 यूनिट है जो बोफोर्स होवित्जर, धनुष, M777 होवित्जर और K9 वज्र तोप सहित विभिन्न तरह के तोपों का परिचालन करती है। महिला अधिकारी चेन्नई में ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में अपना प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी में शामिल हो गई हैं। तोपखाना रेजिमेंट में लेफ्टिनेंट महक सैनी, लेफ्टिनेंट साक्षी दुबे, लेफ्टिनेंट अदिति यादव, लेफ्टिनेंट पायस मुदगिल और लेफ्टिनेंट आकांक्षा शामिल हैं। इन युवा महिला अधिकारियों को सभी अहम तोपखाना यूनिट में तैनाती दी जा रही है, ताकि उन्हें रॉकेट, फील्ड एंड सर्विलांस एंड टारगेट एक्सेशन प्रणालियों को चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में चलाने का प्रशिक्षण प्राप्त हो सके। सूत्रों के मुताबिक एसटीए रेजिमेंट में लेफ्टिनेंट साक्षी दुबे और लेफ्टिनेंट अदिति यादव को फील्ड रेजिमेंट में, लेफ्टिनेंट पायस मुदगिल को मीडियम रेजिमेंट में और लेफ्टिनेंट आकांक्षा को रॉकेट रेजिमेंट में तैनाती दी गई है। आर्टिलरी रेजिमेंट में महिला अधिकारियों की कमिश्निंग भारतीय सेना में चल रहे बदलाव के दौर का बड़ा प्रमाण है। जनवरी 2023 में ही थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने आर्टिलरी इकाइयों में महिला अधिकारियों को नियुक्त करने के निर्णय की घोषणा की। बाद में इस प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी दे दी थी। इसके बाद भारतीय सेना ने पहली बार अपना तोपखाना आर्टिलरी रेजिमेंट में 5 महिला अधिकारियों को शामिल किया है। केंद्र सरकार प्राथमिकता के आधार पर सेना ने महिलाओं की भूमिका को बढ़ाने के लिए कई तरह के प्रयास कर रही है। लड़ाकू विमानों से लेकर युद्ध पोतों पर तैनात रही महिलाएं अब तोप भी चलाएंगी। भारतीय सेना में महिलाएं दुश्मनों से देश की रक्षा करने के साथ ही उनको मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं। पिछले कुछ समय में भारत की सशस्त्र सेनाओं में महिलाओं की संख्या तेजी से बढ़ी है। आर्टिलरी में लगभग 300 रेजिमेंट और लगभग 5000 अधिकारी। अब महिला ऑफिसर्स के हाथों में बोफोर्स होवित्जर, K9 वज्र जैसी तोपें दिखेंगी, जो चीन और पाकिस्तान पर आग उगलेंगी। भारतीय सेना के इस कदम को जेंडर न्यूट्रल बनाने की दिशा में देखा जा रहा है। आर्मी एयर डिफेंस, जिसे कभी एयर डिफेंस आर्टिलरी, आर्मी सिंगल कॉर्प्स, आर्मी एविएशन कॉर्प्स और इंजीनियर्स कहा जाता था,
जैसे सभी लड़ाकू हथियारों को पहले से ही महिला अधिकारी चला रही हैं। बदलते भारत की बदलती तस्वीर है। ये महिला शक्ति का नहीं, भारत का पुनर्जागरण है। फिर से विश्व गुरु बनने के लिए भारत की नई सुबह हो चुकी है, जहां नारी नारायणी बन चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और अब एक खबर अफगानिस्तान और अमेरिका से। जिस अफगानिस्तान से अमेरिका की फौज भाग गई, वहां दुनिया के लोग जाना नहीं चाहते। वहां भारत की बेटियां जाएंगी और सुरक्षा का एहसास दिलवाएंगी। जी हां, भारत की बेटियां, ये दूसरी बेटियों की शौर्य की कहानी हम आपको बताएंगे, जो अफगानिस्तान में जाकर भारतीयों को सुरक्षा प्रदान करेंगी। दरअसल इसके पीछे केंद्र सरकार का यह मकसद है कि दूतावास में कई बार आतंकी हमले हुए हैं और बुर्का पहनकर बड़ा आतंकी हमला जो है उसको असफल करने का प्रयास भी किया गया है। माना जा रहा है कि महिला फोर्स की तैनाती से खास सुरक्षा में इजाफा होगा और अगर कोई महिला के वेश में आने की कोशिश करता है तो उसकी पहचान आईटीबीपी की ये महिला कमांडो कर लेंगे। कैसे हो रही है ट्रेनिंग, बेटियों की ट्रेनिंग खास तौर पर, देखिए इस खास रिपोर्ट में। बेटियों का दम, आतंक होगा बेदम। बेटियों की ललकार, तालिबानी होंगे लाचार। वतन की ताकत, वतन की हिम्मत है बेटियां। जहां आतंक का जोर, वहां सुरक्षा का जिम्मा बेटियों की ओर। जल थल नभ, हर जगह पर अपना जलवा दिखा चुकी बेटियां अब विदेशी धरती पर भी अपना दम दिखाने जा रही हैं। जहां आतंकी खुलेआम घूमते हैं, जहां आतंकी बम गोलों को खिलौना समझते हैं, जब मूड आए तो किसी की भी जान ले लेते हैं, वहां देश की बेटियां अपना दम दिखाने जा रही हैं। ये वही बेटियां हैं जो आतंक से पीड़ित बेबस अफगानिस्तान की धरती पर भारत की सुरक्षा के लिए जा रही हैं। जिस अफगानिस्तान से अमेरिका की फौज भाग गई, जहां दुनिया के लोग जाना नहीं चाहते, वहां भारत की बेटियां जाएंगी और सुरक्षा का एहसास दिलवाएंगी। 40 दिन की ट्रेनिंग महिलाओं की हुई हैं और अच्छी बात यह है कि ये महिलाएं काफ़ी रुचि लेके अपना कोर्स कर रही हैं और 25 महिलाओं में से ये 19 महिलाएं अभी फाइनल में बची हैं और फाइनल कितनी पास होंगी ये तो रिज़ल्ट बताएगा। बट अभी तक हमने देखा है कि 60% के लगभग जो महिलाएं हैं जो कोर्स में आती हैं वो इसमें उत्तीर्ण हो पाती हैं। लेकिन सर, अफगानिस्तान में महिला कमांडो की जरूरत क्यों पड़ी भारतीय दूतावास की रक्षा के लिए? देखिए, जहाँ पर भी सुरक्षा की जिम्मेवारी होती है वहाँ पर महिलाओं की और जो पुरुष है कमांडोज की, दोनों की आवश्यकता होती है, क्योंकि महिलाएं भी दूतावास में आती हैं और महिलाओं को फ्रिस्किंग महिलाएं ही कर सकती है और महिलाओं के ऊपर नज़र भी महिलाएं ही रख सकती है। तो इसलिए महिला कमांडोज को भी हम तैनाती करते हैं सभी दूतावासों में। अफगानिस्तान के काबुल में भारतीय दूतावास की सुरक्षा आईटीबीपी करती है। अब 19 हीम वीरांगनाओं को दूतावास की सुरक्षा की कमान सौंपी जाएगी।
अलग तरह के हथियार चलाने सिखाए गए। साथ ही बिना हथियार के दुश्मन से कैसे निपटा जाए, अलग अलग हालातों का सामना कैसे किया जाए, इसकी भी ट्रेनिंग दी गई है। तो भारत की बेटियां अब अफगानिस्तान के जमीन पर भारत के दूतावास को कैसे सुरक्षा मुहैया कराएंगी, आपने देखा, और किस तरह के कर्तव्य वो करते नजर आई, उसकी भी बाखूबी और बानगी हमने आपको दिखाई। भारत की बेटियां किस तरह से दुश्मनों के दांत खट्टे करेंगी, इसकी पूरी तस्वीर हमने आपके साथ साझा की। खैर, न्यूज इनसाइट में आज इतना ही, जिसमें आपको हमने कई तरह की खबरें बताई। उम्मीद है आपको न्यूज इनसाइट बेहतर और पसंद आई होगी। आप हमारा मार्गदर्शन करते रहें, इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार। अब खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए भारत 24।